वेलकम आवर यूट्यूब चैनल जीएस विद आंसू। 69 बीपीसी पीटी के लिए सेट प्रैक्टिस कराया जा रहा है घटना चक्र से, जिसमें आज हम लोग सेट नंबर 4 को लगाने वाले हैं। इससे पहले सेट नंबर 1 से 3 तक ऑलरेडी करा दिया गया है। जो लोग नहीं देखे हैं तो वो लोग प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है, प्लीज़ वीडियो को लाइक और सेशन ख़त्म होने के बाद किसी भी एक ग्रुप में शेयर जरूर कर दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं और आप लोग भी सोचिएगा अपना आंसर क्या हो सकता है। पहला प्रश्न है, केंद्रीय बजट 2023-24 के अनुसार भारतीय बाजरा अनुसंधान संस्थान को श्री अन्न उत्कृष्टता केंद्र के रूप में विकसित किया जाएगा। यह कहाँ है? तो दोस्तों यह है हैदराबाद में, जो कि ऑप्शन में नहीं दिया गया है। इस प्रकार ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। भारत विश्व का सबसे बड़ा श्री अन्न उत्पादक देश तथा दूसरा सबसे बड़ा श्री अन्न निर्यातक देश है। भारत को श्री अन्न के लिए वैश्विक केंद्र बनाने हेतु भारतीय बाजरा अनुसंधान संस्थान हैदराबाद को उत्कृष्टता केंद्र के रूप में बढ़ावा दिया जाएगा। अगला प्रश्न है, केंद्रीय बजट 2023-24 के अनुसार 2023-24 में राजकोषीय घाटा जीडीपी का कितना % रहेगा? केंद्रीय बजट 2023-24 के अनुसार 2023-24 में राजकोषीय घाटा जीडीपी का रहेगा 5.9%, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखते हैं, केंद्रीय बजट 2023-24 के अनुसार निम्नलिखित कथनों में गलत कथन का चयन करें। तो दोस्तों इसमें गलत कथन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राजस्व खाते पर व्यय 85.86% रहा, जो कि गलत दिया गया है। बाकी दोनों कथन सही दिए गए हैं। बजटीय विवरण 2023-24 के अनुसार राजस्व प्राप्तियां 58.45% रही, पूंजीगत प्राप्तियां 41.55% रही। बजटीय विवरण 2023-24 के अनुसार राजस्व प्राप्तियां 58.45% रही, वहीं पूंजीगत प्राप्तियां 41.55% रही। अगला प्रश्न देखते हैं, वर्ष 2021-22 में भारत में शीर्ष आयातित वस्तु कौन रही? वर्ष 2021-22 में भारत में शीर्ष आयातित वस्तु रही पेट्रोलियम तेल एवं स्नेहक, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, आर्थिक समीक्षा 2022-23 के अनुसार वर्ष 2021-22 में जूट और मेस्ता के उत्पादन में बिहार किस स्थान पर रहा है? आर्थिक समीक्षा 2022-23 के अनुसार वर्ष 2021-22 में जूट और मेस्ता के उत्पादन में बिहार का स्थान रहा है तृतीय, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, लॉकडाउन लिरिक्स नामक पुस्तक किसने लिखी है? इंपॉर्टेंट बुक है। लॉकडाउन लिरिक्स नामक पुस्तक लिखी गई है संयुक्ता दास के द्वारा, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखते हैं, जुलाई 2023 में जारी छात्रों के लिए विश्व के सबसे बेहतर शहरों की सूची में क्यूएस बेस्ट स्टूडेंट सिटीज रैंकिंग 2024 में किस शहर को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है? तो दोस्तों वह शहर है लंदन, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखते हैं, 11 से 12 जुलाई 2023 को संपन्न नाटो शिखर सम्मेलन 2023 से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है आपको बताना है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, केवल एक सही है। इसका आयोजन 11 से 12 जुलाई 2023 के मध्य लिथुआनिया की राजधानी विलिनियस में किया गया था। और दूसरा कथन है, वर्तमान में नाटो के सदस्य देशों की संख्या 33 है, जो कि गलत दिया गया है। वर्तमान में नाटो के सदस्य देशों की संख्या है 31। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, भारत की पहली सैटेलाइट नेटवर्क पोर्टल साइट की स्थापना वेब और विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग गुजरात सरकार के मध्य हस्ताक्षरित ज्ञापन के तहत गुजरात के किस जिले में की जाएगी? आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मेहसाना जिले में। अगला प्रश्न है, जुलाई 2023 में 5वां हेलीकॉप्टर एवं लघु विमान शिखर सम्मेलन 2023 कहां आयोजित हुआ? आंसर है ऑप्शन नंबर बी, खजुराहो में। अगला प्रश्न देखते हैं, जुलाई 2023 में किसने देश के नए राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा समन्वयक के रूप में पदभार ग्रहण किया है?
आंसर है ऑप्शन नंबर बी, लेफ्टिनेंट जनरल MU नायर ने। अगला प्रश्न है, जुलाई 2023 में न्यायमूर्ति सुनीता अग्रवाल किस उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश नियुक्त हुए हैं? जुलाई 2023 में न्यायमूर्ति सुनीता अग्रवाल जी को गुजरात उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, निर्यात तैयारी सूचकांक 2022 में बिहार को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? निर्यात तैयारी सूचकांक 2022 में बिहार को स्थान प्राप्त हुआ है 22वां। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में बिहार के किस स्थल को प्रसाद योजना के तहत विकास के लिए चिन्हित किया गया है? तो दोस्तों वह स्थल हो जाएगा पुनौरा धाम। पुनौरा धाम जो कि सीतामढ़ी जिले में स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में बिहार के किस जिले से ग्लैकोनाइट के भंडार मिले हैं? तो दोस्तों वह जिला है रोहतास। ऑप्शन नंबर सी, बिहार के रोहतास जिले से ग्लैकोनाइट के भंडार मिले हैं। अगला प्रश्न है, भारत निर्वाचन आयोग ने बिहार में मतदाताओं को जागरूक करने के लिए किसे आयुक्त नियुक्त किया है? आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मैथिली ठाकुर जी को। अगला प्रश्न है, हाल ही में नियुक्त रॉ प्रमुख रवि सिन्हा बिहार के किस जिले से संबंध रखते हैं? प्रश्न इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों रवि सिन्हा जी का संबंध है बिहार के भोजपुर जिले से। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, बिहार बजट 2023-24 किसने प्रस्तुत किया? आंसर है ऑप्शन नंबर सी, विजय कुमार चौधरी ने। अगला प्रश्न देखते हैं, बिहार बजट 2023-24 के अनुसार अर्थव्यवस्था की दृष्टि से वर्ष 2021-22 में बिहार का देश में कौन सा स्थान है? प्रश्न इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों बिहार का स्थान है 14वां स्थान। ऑप्शन नंबर सी। बिहार बजट 2023-24 के अनुसार अर्थव्यवस्था की दृष्टि से वर्ष 2021-22 में बिहार का देश में स्थान है 14वां। अगला प्रश्न देखते हैं, वित्तीय वर्ष 2023-24 में 7 निश्चय 2 के अंतर्गत कितनी धनराशि का उपबंध किया गया है? प्रश्न इंपॉर्टेंट है। वित्तीय वर्ष 2023-24 में 7 निश्चय 2 के अंतर्गत 5,000 करोड़ रुपए का धनराशि आवंटन किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, सितंबर 2022 में बिहार इन्वेस्टर मीट 2022 का आयोजन कहाँ किया गया? आंसर है ऑप्शन नंबर ए, पटना में। अगला प्रश्न है, गंगा जल आपूर्ति योजना के तहत निम्नलिखित में से किस शहर में गंगा जल की आपूर्ति नहीं की जाएगी? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि यह तीनों जिलों में आपूर्ति की जाएगी। गंगा जल आपूर्ति योजना की मंजूरी वर्ष 2019 में दी गई थी। गंगा जल आपूर्ति योजना के माध्यम से नवादा, राजगीर, गया एवं बोध गया में गंगा जल की आपूर्ति की जानी है। अगला प्रश्न देखते हैं, व्यापार सुधार कार्य योजना 2020 में बिहार को किस श्रेणी में दूसरा स्थान प्राप्त हुआ है? तो दोस्तों वह श्रेणी है उभरते हुए व्यापार इकोसिस्टम। ऑप्शन नंबर सी। जून 2022 में व्यापार सुधार कार्य योजना रिपोर्ट 2020 जारी की गई, जिसके अनुसार टॉप अचीवर्स में शीर्ष 3 राज्य आंध्र प्रदेश, गुजरात एवं हरियाणा रहे, जबकि आकांक्षी श्रेणी में असम, छत्तीसगढ़ तथा गोवा को शीर्ष 3 स्थान प्राप्त हुआ। उभरते हुए व्यापार इकोसिस्टम श्रेणी में शीर्ष पर अंडमान एवं निकोबार है, जबकि बिहार को दूसरा स्थान प्राप्त हुआ है। अगला प्रश्न देखते हैं, दिसंबर 2022 में जारी वैश्विक अल्पसंख्यक सूचकांक में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? आंसर है ऑप्शन नंबर ए, पहला स्थान। दिसंबर 2022 में जारी वैश्विक अल्पसंख्यक सूचकांक में भारत को पहला स्थान प्राप्त हुआ है। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा ई-रूपी कब जारी किया गया? भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा ई-रूपी जारी किया गया 1 दिसंबर 2022 को। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, हाल ही में डीना बोलुआर्टे किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है? आंसर है ऑप्शन नंबर बी, पेरू की। पेरू की राजधानी हो जाएगा लीमा। अगला प्रश्न है, बीजिंग शीतकालीन ओलंपिक 2022 में भारत की ओर से एकमात्र किस खिलाड़ी ने भाग लिया? आंसर है ऑप्शन नंबर ए, आरिफ मोहम्मद खान ने। कश्मीर के आरिफ मोहम्मद खान ने, जो कि अल्पाइन स्कीइंग खिलाड़ी हैं,
बीजिंग शीतकालीन ओलंपिक में भारत की ओर से भाग लिया? अगला प्रश्न देखते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। वर्ष 2022 में व्यक्तिगत स्वर्गीय प्रोफेसर विनोद शर्मा को सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, भारत का एकमात्र राज्य कौन सा है जहां की राज्य सरकार वृक्षों को पेंशन प्रदान करती है? तो दोस्तों वह राज्य हो जाएगा हरियाणा, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय सैम्बो कुश्ती चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाली पूनम यादव बिहार के किस जिले से है? तो दोस्तों पूनम यादव जी का संबंध है बिहार के कैमूर जिले से। अगला प्रश्न है, पहली विज्ञान कांग्रेस जनवरी 1914 में कहां आयोजित हुई थी? पहली विज्ञान कांग्रेस जनवरी 1914 में आयोजित हुई थी कोलकाता में, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखते हैं, महान गणितज्ञ आर्यभट्ट उच्च शिक्षा के लिए इनमें से किस स्थान पर गए थे? आंसर है ऑप्शन नंबर बी, पाटलिपुत्र में। अगला प्रश्न है, भारतीय गणितज्ञ व ज्योतिषी भास्कर जिन्हें भास्कराचार्य या भास्कर द्वितीय के नाम से भी जाना जाता है, इनका जन्म कहाँ हुआ था? तो दोस्तों इनका जन्म हुआ था बीजापुर में, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, CR दास एवं मोतीलाल नेहरू ने कांग्रेस के भीतर स्वराज पार्टी किस उद्देश्य से बनाई थी? तो दोस्तों उनका उद्देश्य था राज्य परिषदों के चुनाव में भाग लेने हेतु। अगला प्रश्न है, औद्योगिक क्षेत्र में मजदूरों ने सविनय अवज्ञा आंदोलन में अधिक संख्या में भाग नहीं लिया, सिर्फ एक अंचल को छोड़कर। तो दोस्तों वह अंचल था नागपुर अंचल, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, 42वें संवैधानिक संशोधन के द्वारा राज्य के नीति के नियंत्रण तत्वों में किस तत्व को शामिल नहीं किया गया था? 42वें संवैधानिक संशोधन के द्वारा राज्य की नीति के नियंत्रण तत्वों में जिस तत्व को शामिल नहीं किया गया था वह तत्व हो जाएगा ग्राम पंचायतों का गठन, ऑप्शन नंबर सी। जबकि उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी तथा समान न्याय तथा निःशुल्क विधिक सहायता, यह दोनों को 42वें संवैधानिक संशोधन के द्वारा राज्य की नीति के नियंत्रण तत्वों में शामिल किया गया था। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत की विदेश नीति से संबंधित है? प्रश्न इंपॉर्टेंट है। भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद भारत की विदेश नीति से संबंधित है वह अनुच्छेद है अनुच्छेद 51, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय संविधान में वर्णित मूल कर्तव्य से संबंधित प्रावधानों में से सही कथन चुनिए। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि ये तीनों के तीनों गलत कथन दिए गए हैं। पहला है, इन्हें JVK राव समिति की सिफारिश पर भारतीय संविधान में जोड़ा गया था, जो कि गलत कथन दिया गया है। भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। दूसरा कथन है, इन्हें 44वें संविधान संशोधन के द्वारा संविधान में शामिल किया गया था, यह भी कथन गलत दिया गया है। अगला कथन है, प्रारंभ में मूल कर्तव्यों की संख्या 11 थी। तो दोस्तों यह भी कथन गलत दिया गया है। प्रारंभ में मूल कर्तव्यों की संख्या 10 थी। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय संविधान में वर्णित मूल कर्तव्यों के संबंध में क्या गलत है? भारतीय संविधान में वर्णित मूल कर्तव्यों के संबंध में जो कथन गलत है वह है ऑप्शन नंबर ए, सामाजिक अन्याय से कमजोर वर्गों की रक्षा, जो कि गलत दिया गया है। बाकी दोनों कथन सही दिए गए हैं। व्यक्तित्व और सामूहिक कार्यकलापों के सभी क्षेत्रों में उत्कृष्टता के लिए प्रयत्न करना, वैज्ञानिक मनोदशा एवं खोज की भावना का विकास करना, यह दोनों जो कि मूल कर्तव्यों में वर्णित है। सामाजिक अन्याय से कमजोर वर्गों की रक्षा का प्रावधान मूल कर्तव्य में शामिल नहीं है, जबकि प्रश्नगत शेष प्रावधान मूल कर्तव्य में है। अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति के विषय से सही कथन की पहचान कीजिए। भारत के राष्ट्रपति के विषय से जो कथन सही है वह है ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 54 के अनुसार राष्ट्रपति का निर्वाचक एवं निर्वाचक मंडल द्वारा होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, राष्ट्रपति के विषय में सत्य कथन की पहचान कीजिए।
राष्ट्रपति के विषय में सत्य कथन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। राष्ट्रपति का चुनाव आनुपातिक प्रतिनिधित्व के अनुसार एकल संक्रमणीय मत प्रणाली के द्वारा होता है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति के विषय में सत्य कथन की पहचान करें। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि यह तीनों के तीनों कथन राष्ट्रपति के विषय में गलत दिए गए हैं। पहला है, राष्ट्रपति के चुनाव में नामांकन के लिए उम्मीदवार के पास 20 प्रस्तावक तथा 20 अनुमोदक होना चाहिए, जो कि गलत कथन दिया गया है। राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार को जमानत राशि के रूप में 12,000 रुपये जमा करना होता है, यह भी कथन गलत दिया गया है। अनुच्छेद 57 में राष्ट्रपति की पदावधि का उल्लेख है, यह भी कथन गलत दिया गया है। राष्ट्रपति पद हेतु चुनाव में नामांकन के लिए उम्मीदवार के पास 50 प्रस्तावक तथा 50 अनुमोदक होने चाहिए तथा उसे 15,000 रुपये जमानत राशि के रूप में जमा करना होता है। अनुच्छेद 56 के अनुसार राष्ट्रपति की पदावधि 5 वर्ष होती है तथा वह अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को सौंपता है। अगला प्रश्न है, सही कथन की पहचान कीजिए। इसमें सही कथन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राष्ट्रपति को पद की शपथ भारत का मुख्य न्यायाधीश दिलाता है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया के संबंध में सही कथन का चुनाव कीजिए। राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया के संबंध में जो कथन सही है वह है ऑप्शन नंबर सी, राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया के लिए संकल्प का सदन की कुल संख्या कम से कम 2/3 बहुमत से पास होना आवश्यक है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 61 में राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है। इसके अनुसार राष्ट्रपति पर इस आशय का आरोप लगाने के लिए 14 दिन पूर्व लिखित सूचना देना आवश्यक होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, एक संसद अथवा विधानसभा का सदस्य राष्ट्रपति निर्वाचित हो सकता है परंतु निर्वाचित होने के तुरंत बाद उसे अपनी सदस्यता छोड़नी होगी। अगला प्रश्न देखते हैं, राज्य विधान परिषद के सदस्य निम्नलिखित में से किस श्रेणी से नहीं चुने जाते हैं। प्रश्न इंपॉर्टेंट है। राज्य विधान परिषद के सदस्य जिस श्रेणी से नहीं चुने जाते हैं वह श्रेणी हो जाएगा उद्योगपति, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के निम्नांकित अनुच्छेदों में कौन राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचन का प्रावधान प्रस्तुत करता है। इसका आंसर आप लोगों को बताना है कमेंट में। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत के राजनीतिक दलों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इन कथनों में कौन सा कथन सही है आपको बताना है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1, 2 तथा 4 सही है। जन प्रतिनिधि अधिनियम 1951 राजनीतिक दलों के पंजीकरण का प्रावधान करता है। राजनीतिक दलों का पंजीकरण निर्वाचन आयोग करता है तथा 1999 के आम चुनाव में निर्वाचन आयोग के द्वारा मान्यता प्राप्त 6 राष्ट्रीय और 48 राज्य स्तरीय दल थे। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पंचायती राज संस्थाओं को 29 कार्यों की सूची किस अनुच्छेद के तहत दी गई है। पंचायती राज संस्थाओं को 29 कार्यों की सूची जिस अनुच्छेद के तहत दी गई है वह अनुच्छेद है अनुच्छेद 243 का जी, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, जिस समिति की सिफारिश पर भारत में पंचायती राज की स्थापना की गई उसका अध्यक्ष कौन था। तो दोस्तों उसका अध्यक्ष था बलवंत राय मेहता, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन कार्बन डाइऑक्साइड का सबसे बड़ा सिंक है। कार्बन डाइऑक्साइड का सबसे बड़ा सिंक है महासागर, ऑप्शन नंबर बी। महासागर सबसे बड़ा कार्बन सिंक है जो वातावरण के कार्बन डाइऑक्साइड को भौतिक एवं जैविक रूप से संग्रहित करता है। मिट्टी, चारागाह तथा जंगल भी कार्बन सिंक होते हैं, जबकि औद्योगिक प्रतिष्ठान कार्बन डाइऑक्साइड का सिंक नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से प्रकाश संश्लेषण हेतु कौन सा प्रकाश सर्वाधिक प्रभावकारी है। आंसर है ऑप्शन नंबर सी, नीला प्रकाश। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में प्रकाश की तरंगदैर्घ्य महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ज्ञातव्य है कि लाल प्रकाश की तरंगदैर्घ्य सर्वाधिक होती है। अंततः अधिकतम प्रकाश संश्लेषण लाल प्रकाश में ही होता है। लाल रंग के पश्चात सर्वाधिक प्रकाश संश्लेषण नीले प्रकाश में पाया जाता है। अब क्योंकि विकल्पों में
लाल रंग सम्मिलित नहीं है, इसलिए प्रश्न अनुसार नीला रंग सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रकाश संश्लेषण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है आपको बताना है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केवल 2 सही है। प्रकाश संश्लेषण हेतु CO2 गैस आवश्यक है। बाकी दोनों कथन गलत दिए गए हैं। प्रकाश संश्लेषण माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, प्रकाश संश्लेषण केवल दिन में होता है। तो दोस्तों ये दोनों कथन गलत दिया गया है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया क्लोरोप्लास्ट में संपन्न होती है। उल्लेखनीय है कि क्लोरोप्लास्ट में ही हरे रंग का वर्णक क्लोरोफिल पाया जाता है। अंतर कथन एक गलत है। प्रकाश संश्लेषण हेतु CO2 गैस आवश्यक है, इसलिए कथन 2 सही है। ज्ञातव्य है कि प्राकृतिक रूप में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया सूर्य के प्रकाश में संपन्न होती है। अगला प्रश्न देखते हैं। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करना है। चलिए सुमेलित करते हैं। एक तरफ दिया गया है भौतिक राशियां और एक तरफ दिया गया है इकाई। एक का मिलन हो जाएगा 4 से, कार्य का मात्रा जूल होता है। बी का मिलन हो जाएगा 3 से, शक्ति का वाट से। सी का मिलन हो जाएगा 1 से, बल का न्यूटन से। तथा डी का मिलन हो जाएगा 2 से, ताप का केल्विन से। इस प्रकार ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। जो सुमेलित नहीं है वह है ऑप्शन नंबर सी, 1 हॉर्स पावर 786 वाट, जो कि गलत दिया गया है। 1 हॉर्स पावर में 746 वाट होता है, न कि 86। बाकी दोनों सही दिए गए हैं। एक नॉटिकल मील में 1.852 किलोमीटर होता है। एक एंगस्ट्रम में 10⁻⁻10 मीटर होता है। अगला प्रश्न है। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। जो सुमेलित नहीं है वह है ऑप्शन नंबर ए, साइक्रोमीटर शर्करा युक्त विलयन की सांद्रता, जो कि गलत दिया गया है। साइक्रोमीटर एक उपकरण है जिसके द्वारा सापेक्षिक आर्द्रता का मापन किया जाता है। बाकी दोनों सही दिए गए हैं। क्रोनोमीटर से समय को मापते हैं, एनियोमीटर से वायु का वेग को मापते हैं। अगला प्रश्न है। पौधों की वृद्धि को मापने वाला उपकरण कौन सा है। पौधों की वृद्धि को मापने वाला उपकरण है क्रेस्कोग्राफ, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करना है। चलिए सुमेलित करते हैं। ए का मिलन हो जाएगा 3 से, ऊंचाई को जो कि अल्टीमीटर से मापा जाता है। बी का मिलन हो जाएगा 1 से, वायु का वेग को मापते हैं एनीमोमीटर से। सी का मिलन हो जाएगा 2 से, प्रकाश की तीव्रता को हम लोग फोटोमीटर से मापते हैं। तथा डी का मिलन हो जाएगा 4 से, सौर विकिरण को मापा जाता है सोलेरीमीटर से। इस प्रकार ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। जो सही सुमेलित नहीं है वह है ऑप्शन नंबर बी, वायुमंडल की सापेक्ष आर्द्रता हाइड्रोमीटर, जो कि गलत दिया गया है। वायुमंडल की सापेक्ष आर्द्रता को मापते हैं हाइग्रोमीटर के द्वारा। बाकी दोनों सही दिए गए हैं। दूध का घनत्व को मापते हैं इलेक्ट्रोमीटर के द्वारा। बादलों की ऊंचाई को हम लोग नेस्कोप से मापते हैं। अगला प्रश्न है। मानव शरीर का द्रव्यमान। तो दोस्तों मानव शरीर का द्रव्यमान पृथ्वी तल पर सब जगह समान होता है। अगला प्रश्न है। पृथ्वी का पलायन वेग होता है। पृथ्वी का पलायन वेग होता है 11 किलोमीटर प्रति सेकेंड। अगला प्रश्न है। कथन दिया गया है लोलक घड़ियां सर्दियों में सुस्त हो जाती है। कारण दिया गया है लोलक की कालावधि उसकी लंबाई पर निर्भर करती है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। कथन गलत है परंतु कारण सही है। लोलक घड़ियां गर्मियों में सुस्त हो जाती है न कि सर्दियों में, इसलिए कथन गलत है। बाकी कारण सही है हो जाएगा। लोलक की कालावधि उसकी लंबाई पर निर्भर करती है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न इंपॉर्टेंट है। साबुन के बुलबुले के अंदर का दाब क्या होता है। साबुन के बुलबुले के अंदर का दाब होता है
वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है? ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखते हैं, जब किसी पानी से भरे टब की तली से उठाकर कोई वायु का बुलबुला ऊपरी सतह तक आएगा तो उसका आकार क्या होगा? तो दोस्तों उसका आकार हो जाएगा, बढ़ जाएगा। किसी पानी से भरे टब में तली से ऊपर सतह की ओर जाने पर दाब में कमी आती है। अंततः जब वायु का बुलबुला तली से उठाकर ऊपर की ओर आने लगता है तो दाब में कमी के कारण उसका आकार बढ़ने लगता है। अगला प्रश्न देखते हैं, सही सुमेलित कीजिए। आपको इसे मिलान करना है। एक तरफ दिया गया है उत्प्रेरक और एक तरफ दिया गया है उद्योग। चलिए मिलान करते हैं। एक का मिलान हो जाएगा 4 से, लोहे का चूर्ण बनाने में जो कि हेवर विधि का प्रयोग किया जाता है। बी का मिलान हो जाएगा 3 से, वनस्पति तेल में कृत्रिम घी का निर्माण में निकल का प्रयोग होता है। सी का मिलान हो जाएगा 2 से, सल्फ्यूरिक अम्ल का संश्लेषण हेतु वेनेडियम पेरोक्साइड का प्रयोग होता है। तथा डी का मिलान हो जाएगा 1 से, एल्कोहल से ईथर बनाने की विधि में गर्म एल्यूमिना का प्रयोग होता है। इस प्रकार ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। चलिए सुमेलित करते हैं। ए का मिलान हो जाएगा 2 से, चटक लाल गिलास क्यूप्रस ऑक्साइड। बी का मिलान हो जाएगा 2 से, ब्लू तथा ग्रीन ग्लास में क्यूप्रिक ऑक्साइड का प्रयोग होता है। सी का मिलान हो जाएगा 3 से, क्रोमिक ऑक्साइड जो कि हरे रंग का होता है। डी का मिलान हो जाएगा 4 से, फेरिक ऑक्साइड भूरा होता है। इस प्रकार ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है आपको बताना है। पहला कथन है, नियोन को स्ट्रेंजर गैस भी कहा जाता है, जो कि गलत कथन दिया गया है। स्ट्रेंजर गैस जिनोन को कहा जाता है, न कि नियोन को। अगला है, नाइट्रस ऑक्साइड एनेस्थेसिया के रूप में प्रयुक्त होने वाली प्रमुख गैस है। तो दोस्तों केवल 2 सही है। इस प्रकार ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस उर्वरक के प्रयोग के द्वारा मृदा के पीएच मान में सर्वाधिक कमी होगी? तो दोस्तों वह उर्वरक है अमोनियम सल्फेट। ऑप्शन नंबर सी, अमोनियम सल्फेट उर्वरक के प्रयोग के द्वारा मृदा के पीएच मान में सर्वाधिक कमी होगी। अगला प्रश्न देखते हैं, किसी परमाणु नाभिक का समस्थानिक वह नाभिक है जिसमें किसी परमाणु नाभिक का समस्थानिक वह नाभिक है जिसमें प्रोटॉनों की संख्या वही होती है परंतु न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न भिन्न होती है। अगला प्रश्न है, रेडियो एक्टिविटी के जनक कौन है? रेडियो एक्टिविटी के जनक है हेनरी बेकरवेल। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखते हैं, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करना है। चलिए सुमेलित करते हैं। 1 का मिलान हो जाएगा 2 से, सेब का खाने योग्य भाग पुष्पासन होता है। बी का मिलान हो जाएगा 4 से, नारियल का खाने योग्य भाग भ्रूण कोश होता है। सी का मिलान हो जाएगा 1 से, काजू का खाने योग्य भाग पुष्पवृंत होता है। तथा डी का मिलान हो जाएगा 3 से, अनानास का खाने योग्य भाग होता है परिदल पुंज। इस प्रकार ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन से पादप हार्मोन नहीं है? पादप हार्मोन नहीं है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केवल 4 यानी कि थायरोक्सिन। थायरोक्सिन जो कि पादप हार्मोन नहीं है। इसमें पादप हार्मोन हो जाएगा एबिसिक्सिक एसिड, ट्रोमेटिन, जिब्रेलिन तथा फ्लोरोजेंस। थायरोक्सिन थायराइड ग्रंथि से स्रावित जंतु हार्मोन है जबकि अन्य सभी पादप हार्मोन हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, कथन 1 दिया गया है, एंटोनियन ल्यूवेनहॉक को जीवाणु विज्ञान का पिता कहा जाता है। कारण आर दिया गया है, ल्यूवेनहॉक ने ही सर्वप्रथम जीवाणु नाम दिया था। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, केवल ए सही है परंतु आर गलत है। जीवाणु की खोज हॉलैंड निवासी एंटोनियन ल्यूवेनहॉक के द्वारा की गई थी। इसी कारण इन्हें जीवाणु विज्ञान का पिता भी कहा जाता है। ज्ञातव्य है कि सर्वप्रथम जीवाणु नाम वर्ष 1829 ईस्वी में एरनबैक के द्वारा दिया गया था, न कि ल्यूवेनहॉक के द्वारा। अगला प्रश्न है, आसान सा प्रश्न है, पोलियो वैक्सीन के आविष्कारक कौन है?
पोलियो वैक्सीन के आविष्कारक हैं जॉनी साल्क। अगला प्रश्न है, सही सुमेलित नहीं है। जो सही सुमेलित नहीं है वह है ऑप्शन नंबर सी, ऑर्बोरिकल्चर, लाभदायक जीवाणुओं का विकास एवं अध्ययन, जो कि गलत दिया गया है। ऑर्बोरिकल्चर वृक्ष उत्पादन संबंधी अध्ययन की शाखा है, जबकि अन्य सभी विकल्प सही है। जिनिकोलॉजी में जीवों की जातियों के विभेद का अध्ययन किया जाता है। जियोडेसी में भूगणित ज्ञान का अध्ययन किया जाता है। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे महत्वपूर्ण लघु स्तर का उद्योग कौन सा है। भारत में सबसे महत्वपूर्ण लघु स्तर का उद्योग है हथकरघा उद्योग। अगला प्रश्न देखते हैं, लघु उद्योग की समस्याओं के बारे में विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प का चयन करें। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पूंजी का अभाव, विपणन का अभाव, कच्चे माल का अभाव तथा आधारभूत संरचना का समस्या। वर्तमान में भारत के लघु उद्योगों के सम प्रमुख समस्याएं निम्नलिखित है। पूंजी का अभाव, विपणन की समस्या, कच्चे माल का अभाव, आधारभूत संरचना का बाधा इत्यादि। अगला प्रश्न देखते हैं, व्यवसाय के सामाजिक उद्देश्यों में किन किन उद्देश्यों को शामिल किया जाता है। व्यवसाय के सामाजिक उद्देश्यों में जिन जिन उद्देश्यों को शामिल किया जाता है वह है मानवीय व्यवहार, रोजगार सृजन तथा उचित क्वालिटी देना। इस प्रकार ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। व्यवसाय के सामाजिक उद्देश्यों में निम्नलिखित उद्देश्य शामिल हैं, उचित क्वालिटी देना, रोजगार सृजन करना, मानवीय व्यवहार, उचित मूल्य रखना इत्यादि। अगला प्रश्न है, लघु एवं कुटीर उद्योग इसलिए महत्वपूर्ण होते हैं क्योंकि यह बहुतों को रोजगार प्रदान करते हैं। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, भारत का कौन सा लौह इस्पात संयंत्र नदी के तट पर स्थित है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी, यानी कि बोकारो, जमशेदपुर तथा भद्रावती। बोकारो, जमशेदपुर एवं भद्रावती तीनों लौह इस्पात संयंत्र नदी के तट पर स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत की किन किन कंपनियों को महारत्न का दर्जा प्राप्त है। भारत की जिन कंपनियों को महारत्न का दर्जा प्राप्त है वह कंपनी हो जाएगी भेल, गेल तथा कोल इंडिया लिमिटेड। इस प्रकार ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत की सार्वजनिक क्षेत्र की रिफाइनरियों में कौन कौन सी रिफाइनरियां शामिल हैं। भारत की सार्वजनिक क्षेत्र की रिफाइनरियों में जो रिफाइनरियां शामिल हैं वह है भारतीय तेल निगम गुवाहाटी, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन मुंबई तथा भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड मुंबई। केवल इसमें 4 नहीं है, नायरा एनर्जी लिमिटेड वाडीनाड, जो कि निजी क्षेत्र की रिफाइनरी कंपनी है। अगला प्रश्न है, भारत की संयुक्त क्षेत्र की रिफाइनरियों में कौन कौन सी रिफाइनरियां शामिल हैं। भारत की संयुक्त क्षेत्र की रिफाइनरियों में जो रिफाइनरियां शामिल हैं वह है भारत ओमान रिफाइनरियां लिमिटेड बीना तथा नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड नुमालीगढ़। जबकि आपका इसमें 3 नहीं है, पारादीप रिफाइनरी उड़ीसा, जो कि आपका सार्वजनिक क्षेत्र की रिफाइनरी है, न कि संयुक्त क्षेत्र की। इसलिए ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से सुमेलित युग्म की पहचान कीजिए। तो दोस्तों इसमें जो सही है वह है ऑप्शन नंबर सी, दुर्गापुर, यूनाइटेड किंगडम। दुर्गापुर जो कोई यूके के सहयोग से स्थापित किया गया था। बाकी दोनों गलत दिए गए हैं। राउरकेला जो कि जर्मनी के सहयोग से स्थापित हुआ था। भिलाई आपका था भूतपूर्व सोवियत संघ के द्वारा। अगला प्रश्न है, भारत में तृतीय क्षेत्र में शामिल नहीं है। भारत में तृतीय क्षेत्र में शामिल नहीं है वानिकी जो कि प्राथमिक क्षेत्र में आता है, जबकि व्यापार तथा परिवहन यह दोनों तृतीय क्षेत्र में शामिल हैं। अगला प्रश्न है, भारत में तृतीय क्षेत्र में शामिल है। भारत में तृतीय क्षेत्र में शामिल हैं होटल, बैंकिंग तथा बीमा।
भारत में तृतीय क्षेत्र में होटल, बैंकिंग व बीमा शामिल है, जबकि विनिर्माण द्वितीय क्षेत्र से संबंधित है। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय अर्थव्यवस्था में किस क्षेत्र का सकल घरेलू उत्पाद में सर्वाधिक योगदान है? आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सेवा क्षेत्र का। अगला प्रश्न है, सही सुमेलन की पहचान कीजिए। तो दोस्तों इसमें जो सही है वह है ऑप्शन नंबर ए, पहला वित्त आयोग के अध्यक्ष थे केसी नियोगी, बाकी दोनों गलत दिया गया है। और दूसरे वित्त आयोग के अध्यक्ष थे के संथानम, चौथे वित्त आयोग के अध्यक्ष थे पीवी राजमन्नार तथा छठा वित्त आयोग के अध्यक्ष थे के ब्रह्मानंद रेड्डी। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न इंपॉर्टेंट है, बिहार में न्यूनतम नगरीकरण जनगणना 2011 वाला जिला कौन सा है? तो दोस्तों वह जिला हो जाएगा समस्तीपुर, ऑप्शन नंबर बी। बिहार में न्यूनतम नगरीकरण समस्तीपुर में है, जिसका परसेंट 3.46% है। वहीं सर्वाधिक नगरीकरण पटना में है, जिसका परसेंट है 43.1%। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से सही कथन का चयन कीजिए। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1 और 2 दोनों सही है। बिहार से झारखंड को 15 नवंबर 2000 को पृथक किया गया था। बिहार के लगभग 46% भाग को पृथक कर झारखंड का गठन किया गया, इसलिए ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, मगध का शासक बनने से पहले अजातशत्रु कहाँ का राज्यपाल था? मगध का शासक बनने से पहले अजातशत्रु राज्यपाल था चंपा का, ऑप्शन नंबर ए। अजातशत्रु बिंबिसार का पुत्र था, उसका अन्य नाम कुनिक था। राजा बनने से पहले वह चंपा का प्रांतपाल था। अगला प्रश्न है, प्राचीन भारतीय इतिहास में सबसे बड़ा मंत्री परिषद किस शासक की थी? आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बिंदुसार की। प्राचीन भारत की सबसे बड़ी मंत्री परिषद बिंदुसार की थी। बिंदुसार चंद्र मौर्य का पुत्र था। अगला प्रश्न है, बिहार पर आक्रमण करने वाला दिल्ली सल्तनत का प्रथम सुल्तान कौन था? आंसर है ऑप्शन नंबर बी, इल्तुतमिश। बिहार पर आक्रमण करने वाला प्रथम सुल्तान इल्तुतमिश था। इसने मलिक अलाउद्दीन जानी को बिहार का सूबेदार बनाया था। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न इंपॉर्टेंट है, श्री कृष्ण सिन्हा के नेतृत्व में बिहार में प्रांतीय सरकार का गठन कब हुआ? श्री कृष्ण सिन्हा के नेतृत्व में बिहार में प्रांतीय सरकार का गठन हुआ 2 जनवरी 1946 को, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किस लोक कला का प्रमुख विषय बिहोला विषहरी का प्रेम कथा है? तो दोस्तों वह लोक कला हो जाएगी मंजूषा चित्रकला, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, बिहार में लाल व पीली मृदा पाई जाती है? बिहार में लाल व पीली मृदा पाई जाती है दक्षिण पूर्व बिहार में, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, वित्त वर्ष 2021-22 में बिहार की कुल जीएसडीपी थी? वित्त वर्ष 2021-22 में बिहार की कुल जीएसडीपी थी 6,79,473 करोड़ रुपए, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखते हैं, सही कथन चुनें। तो दोस्तों इसमें सही कथन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, केवल एक। स्वतंत्रता पश्चात बिहार के प्रथम राज्यपाल जयराम दास दौलतराम थे। और दूसरा कथन गलत हो जाएगा, वर्तमान में बिहार के राज्यपाल श्री फागू चौहान हैं, जो कि गलत दिया गया है। वर्तमान में बिहार के राज्यपाल श्री राजेंद्र आलेरकर हैं। अगला प्रश्न है, कौन सा बायोम सबसे कम जैव विविधता जैव भार वाला बायोम है? आंसर है ऑप्शन नंबर बी, टुंड्रा बायोम। टुंड्रा बायोम जो कि सबसे कम जैव विविधता भार वाला बायोम है। अगला प्रश्न देखते हैं, किस महाद्वीप को गतिशील महाद्वीप भी कहते हैं? आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अंटार्कटिका को। अंटार्कटिका महाद्वीप को गतिशील महाद्वीप कहा जाता है क्योंकि अंटार्कटिका का आकार मौसम के परिवर्तन के साथ बदलता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित है? तो दोस्तों इसमें जो सही सुमेलित है वह है ऑप्शन नंबर सी, भूरिया जनजाति सिक्किम में पाई जाती है। बाकी दोनों कथन गलत दिए गए हैं। बिरहोर तमिलनाडु जो कि गलत दिया गया है, टोडा झारखंड। बिरहोर जनजाति जो कि झारखंड में पाई जाती है, टोडा तमिलनाडु में, सेंटिनलीज अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में पाई जाती है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक दक्षिण अफ्रीका का बंदरगाह नगर नहीं है?
दक्षिण अफ्रीका का बंदरगाह नगर नहीं है, वह है जोहान्सबर्ग। जोहान्सबर्ग नगर दक्षिण अफ्रीका के आंतरिक भाग में स्थित है। अन्य सभी दक्षिण अफ्रीका के बंदरगाह नगर हैं। अगला प्रश्न है, किस देश को विश्व का चीनी का कटोरा कहा जाता है? आंसर है ऑप्शन नंबर ए, क्यूबा को। जबकि पवित्र भूमि जेरूसलम को कहते हैं। यूरोप का खेल का मैदान स्विट्जरलैंड को कहते हैं। दक्षिण का ब्रिटेन न्यूजीलैंड को कहते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, भूमध्य रेखा नहीं गुजरती है। भूमध्य रेखा नहीं गुजरती है उत्तरी अमेरिका से। भूमध्य रेखा पृथ्वी के चारों ओर एक बड़ा वृत्त है जो भौगोलिक ध्रुवों से हर जगह से समान दूरी पर और पृथ्वी की धुरी के लंबवत समतल में स्थित है। यह पृथ्वी को उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध में विभाजित करती है। यह 0 डिग्री अक्षांश वाली रेखा है। यह 3 महाद्वीपों अर्थात अफ्रीका, एशिया एवं दक्षिण अमेरिका एवं 3 बड़े जल निकायों अर्थात अटलांटिक महासागर, प्रशांत महासागर, हिंद महासागर से गुजरती है। अगला प्रश्न है, किस देश को हजारों झीलों की भूमि के रूप में जाना जाता है? आंसर है ऑप्शन नंबर ए, फिनलैंड को। अगला प्रश्न देखते हैं 106 नंबर, जोहार जल संधि पृथक करती है। जोहर जल संधि पृथक करती है मलेशिया प्रायद्वीप को सिंगापुर से। ऑप्शन नंबर सी। जोहर जल संधि मलेशिया प्रायद्वीप को सिंगापुर से अलग करती है तथा दक्षिणी चीन सागर के थाईलैंड की खाड़ी को अंडमान सागर से जोड़ती है। अगला प्रश्न देखते हैं, दिए गए कूट की सहायता से हरित क्रांति की घटक चुनिए। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, सभी चारों, यानी कि उच्च उत्पादन देने वाली किस्म की बीज, सिंचाई, ग्रामीण विद्युतीकरण तथा ग्रामीण सड़कें और विपणन, यह सभी हरित क्रांति के घटक हैं। अगला प्रश्न है, भारत में अधिकतम गेहूं उत्पादक राज्य है। भारत में अधिकतम गेहूं उत्पादक राज्य है उत्तर प्रदेश, और सेकेंड नंबर में हो जाएगा मध्य प्रदेश और थर्ड में हो जाएगा पंजाब, वर्ष 2020-21 के अनुसार। अगला प्रश्न है, निम्न राज्यों में से कौन सा राज्य भारत में सर्वाधिक सौर ऊर्जा का उत्पादक है? तो दोस्तों वह राज्य है कर्नाटक, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखते हैं, क्षेत्रफल के अनुसार निम्नलिखित राज्यों का सही अवरोही क्रम क्या होगा? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। पहले हो जाएगा मध्य प्रदेश, फिर इसके बाद हो जाएगा उत्तर प्रदेश, फिर इसके बाद हो जाएगा आंध्र प्रदेश और लास्ट में हो जाएगा बिहार। अगला प्रश्न है, भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से भारत के निम्न जिलों में से कौन सा जिला सबसे बड़ा है? भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से भारत के जिन जिलों का जिला सबसे बड़ा है वह है कच्छ, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित तुलना के आधार पर हिमालय नदी का प्रायद्वीपीय नदी की तुलना करें। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन करें। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, केवल 1 और 2 सही है। अधिकांश हिमालयी नदियां बारहमासी है, जबकि अधिकांश प्रायद्वीपीय नदियां वर्षा पर निर्भर है तथा हिमालय नदी की ढाल प्रायद्वीपीय नदी की तुलना में अधिक खड़ा है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न इंपॉर्टेंट है, अंटार्कटिका में भारत के तृतीय शोध केंद्र का नाम क्या है? अंटार्कटिका में भारत के तृतीय शोध केंद्र का नाम है भारती, ऑप्शन नंबर ए। दक्षिण गंगोत्री अंटार्कटिका में भारत का पहला अनुसंधान केंद्र है। इसकी स्थापना वर्ष 1983-84 में की गई थी। भारत ने अपने दूसरे अनुसंधान केंद्र मैत्री की स्थापना वर्ष 1988-89 में की थी। अंटार्कटिका में भारत का तृतीय अनुसंधान केंद्र भारती है, जिसकी स्थापना वर्ष 2012 में की गई थी। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में प्रवाल भित्ति नहीं पाई जाती है? प्रवाल भित्ति नहीं पाई जाती है कैम्बे की खाड़ी में, ऑप्शन नंबर ए। इंडियन नेशनल सेंटर फॉर ओशियन इंफॉर्मेशन सर्विस के अनुसार भारत के प्रवाल भित्ति वाले क्षेत्र हैं कच्छ की खाड़ी, मलवन क्षेत्र, लक्षद्वीप द्वीप समूह, मन्नार की खाड़ी, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। अगला प्रश्न है, बंगाल के तिभागा किसान आंदोलन की क्या मांग थी?
बंगाल के तिभागा किसान आंदोलन की मांग थी जमींदारों की हिस्सेदारी को फसल के आधे भाग से कम करके 1/3 करना। तिभागा आंदोलन जो कि बंगाल में 1946 में हुआ था। अगला प्रश्न है 1929 में नागपुर में संपन्न ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की अध्यक्षता किसने की थी? आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जवाहरलाल नेहरू ने। अगला प्रश्न देखते हैं निम्नलिखित में से किस केस की समझ संसार में चर्चा हुई और अभियुक्तों के समर्थन में अल्बर्ट आइंस्टीन, एसी वेल्स तथा हेरोल्ड्सकी तथा रूजवेल्ट ने सहानुभूति टिप्पणियां की? तो दोस्तों वह केस थी मेरठ षड्यंत्र मुकदमा, ऑप्शन नंबर सी, मेरठ षड्यंत्र मुकदमा जो कि वर्ष 1929-33 में हुआ था। अगला प्रश्न है सोमेशनाथ टैगोर द्वारा स्थापित दल का क्या नाम है? सोमेशनाथ टैगोर द्वारा स्थापित दल का नाम है क्रांतिकारी साम्यवादी दल, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखते हैं द अनआर्टिकल एंड रिवोल्यूशनरी क्राइम एक्ट 1919 को समान बोलचाल में कहा जाता था? आंसर है ऑप्शन नंबर ए, रोलेट एक्ट। अगला प्रश्न है 30 मई 1919 को अपना अलंकरण भारत सरकार को लौटाने वाले व्यक्ति कौन थे? 30 मई 1919 को अपना अलंकरण भारत सरकार को लौटाने वाले व्यक्ति थे रविन्द्रनाथ टैगोर। अगला प्रश्न है हंटर आयोग की नियुक्ति की गई थी? आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद। अगला प्रश्न देखते हैं निम्नांकित में से किस भारतीय नेता ने खिलाफत आंदोलन का समर्थन नहीं किया था? खिलाफत आंदोलन का समर्थन नहीं किया था मदन मोहन मालवीय ने। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न इंपॉर्टेंट है, एक वर्ष में स्वराज का नारा गांधी जी ने कब दिया? आंसर है ऑप्शन नंबर बी, असहयोग आंदोलन के दौरान। असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1920 को औपचारिक रूप से प्रारंभ किया गया था। गांधी जी ने असहयोग आंदोलन शुरू करने के 1 वर्ष के भीतर स्वराज प्राप्त करने का नारा दिया था। अगला प्रश्न है किसने असहयोग आंदोलन के दौरान अपनी वकालत छोड़ दी थी? असहयोग आंदोलन के दौरान अपनी वकालत छोड़ दी थी चित्तरंजन दास ने, ऑप्शन नंबर बी। असहयोग आंदोलन के दौरान CR दास, मोतीलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू, विठल भाई पटेल, वल्लभ भाई पटेल ने अपनी वकालत छोड़ दी थी। अगला प्रश्न देखते हैं निम्नलिखित संस्थाओं में से कौन असहयोग आंदोलन के दौरान स्थापित की गई थी? असहयोग आंदोलन के दौरान स्थापित की गई थी काशी विद्यापीठ, गुजरात विद्यापीठ तथा जामिया मिलिया। इस प्रकार ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित है? जो सही सुमेलित है वो है ऑप्शन नंबर बी, 1931 राजगुरु की फांसी, जो कि सही दिया गया है। जबकि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन दिसंबर 1929 को हुआ था। भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी 23 मार्च 1931 को दिया गया था। असहयोग आंदोलन का आरंभ 1 अगस्त 1920 को हुआ था। रोलेट सत्याग्रह जो कि अप्रैल 1919 को हुआ था। अगला प्रश्न देखते हैं निम्न में से कौन एक स्वराज पार्टी से संबंधित नहीं थे? स्वराज पार्टी से संबंधित नहीं थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। स्वराज पार्टी की स्थापना जनवरी 1923 में CR दास तथा मोतीलाल नेहरू ने की थी। NC केलकर भी स्वराज पार्टी से संबंधित थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद गांधी के समर्थक थे तथा वह स्वराज पार्टी के समर्थक नहीं थे। अगला प्रश्न देखते हैं निम्नलिखित में से किन लोगों ने 16 दिसंबर 1922 को इंडिपेंडेंट पार्टी बनाने का निर्णय लिया था? नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मदन मोहन मालवीय तथा मोतीलाल नेहरू। 16 दिसंबर 1922 को इंडिपेंडेंट पार्टी बनाने का निर्णय मदन मोहन मालवीय तथा मोतीलाल नेहरू ने लिया था। अगला प्रश्न है, आसान सा प्रश्न है, पंजाब केसरी की उपाधि किसको दी गई थी? आंसर है ऑप्शन नंबर सी, लाला लाजपत राय को। अगला प्रश्न देखते हैं सत्यकाम जावल की कथा जो अनब्याही मां होने की लांछन को चुनौती देती है यह उल्लेखित है। तो दोस्तों यह उल्लेखित है छांदोग्य उपनिषद में, ऑप्शन नंबर सी। सत्यकाम जावल की कथा जो अनब्याही मां होने का लांछन को चुनौती देती है यह उल्लेखित है छांदोग्य उपनिषद में। अगला प्रश्न है ऋग्वेद की मूल लिपि थी?
ऋग्वेद की मूल लिपि थी ब्राह्मी, जो कि ऑप्शन में नहीं है। इस प्रकार ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अवेस्ता और ऋग्वेद में समानता है। अवेस्ता किस क्षेत्र से संबंधित है? तो दोस्तों अवेस्ता संबंधित है ईरान से। ऑप्शन नंबर बी। अवेस्ता और ऋग्वेद दोनों भाषिक समानताओं के कारण आर्यों की सभ्यता से संबंधित माने जाते थे। अवेस्ता ईरान के क्षेत्र से संबंधित है। अगला प्रश्न देखते हैं, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करना है। चलिए सुमेलित करते हैं। 1 का मिलन हो जाएगा 4 से, सिंधु घाटी सभ्यता जो कि नगरीय सभ्यता थी। बी का मिलन हो जाएगा 3 से, उत्तर वैदिक समाज कृषक। सी का मिलन हो जाएगा 1 से, ऋग्वैदिक समाज जो कि चारागाह था। डी का मिलन हो जाएगा 2 से, मध्यकाल जमींदारी। इस प्रकार ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्राचीन भारतीय समाज के प्रसंग में निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द शीर्ष 3 के वर्कर नहीं है? जो नहीं है वह है ऑप्शन नंबर सी, कोश। प्राचीन भारतीय समाज के संदर्भ में कुल, वंश तथा गोत्र परिवार से संबंधित है, जबकि कोश परिवार से संबंधित न होकर भंडार से संबंधित है। अगला प्रश्न है, दिल्ली की राजगद्दी पर अफगान शासकों के शासन का निम्नलिखित में से कौन सा एक सही कालानुक्रम है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बहलोल खान लोदी, फिर सिकंदर शाह, फिर इब्राहिम लोदी। अगला प्रश्न देखते हैं, मरहाना सांगा ने इब्राहिम लोदी को किस युद्ध में पराजित किया था? तो दोस्तों वह युद्ध था खतौली का युद्ध, जो कि 1518 ईस्वी में हुआ था। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित वंशों ने किस क्रम में दिल्ली पर शासन किया था? नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसको याद रखने का ट्रिक है, गुलाब खिले तो सूंघ लो। गुलाब यानी कि गुलाम, खिले तो खिलजी, तो से तुगलक हो जाएगा, सूंघ से सैयद हो जाएगा, लो से लोदी। गुलाब खिले तो सूंघ लो। अगला प्रश्न है, इनमें कौन गुलाम वंश का नहीं था? जो गुलाम वंश का नहीं था वह था इब्राहिम लोदी, जो कि लोदी राजवंश से संबंधित था। अगला प्रश्न है, चंद्रयान 3 को किस तिथि को लॉन्च किया गया था? प्रश्न इंपॉर्टेंट है। चंद्रयान 3 को लॉन्च किया गया था 14 जुलाई 2023 को। चंद्रयान 3 को आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से 14 जुलाई 2023 को लॉन्च किया गया, जो 23 अगस्त 2023 को सफलतापूर्वक 6:04 पर शाम को चंद्रमा की सतह पर लैंड किया। अगला और अंतिम प्रश्न है, चंद्रयान 3 मिशन में बिहार के शामिल वैज्ञानिकों के बारे में नीचे दिए गए कूट के आधार पर सही कथन का चुनाव कीजिए। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि इसमें सभी हो जाएगा, लालमणि, अमिताभ कुमार, रवि कुमार, सुधांशु कुमार तथा रजत सिंह। चंद्रयान 3 मिशन की सफलता में बिहार के निम्नलिखित 5 वैज्ञानिकों की अहम भूमिका थी। समस्तीपुर के अमिताभ, सीतामढ़ी के रवि कुमार, गया के सुधांशु कुमार, बेतिया के लालमणि तथा सारण के रजत सिंह। थैंक यू।